हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और साथ में सेशन को क्या करना है, सेशन को अपने सभी ने जो है अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लेना है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे अग्निवीर स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर। पूरे 50 प्रश्नों का आपका ये मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा, नए पैटर्न पर आधारित रहेगा। लेवल आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। चलिए सेशन को डिस्कस करते हैं या फिर आपके मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। जीडी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है, स्पेशली अग्निवीर पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर या फिर आपका एक प्रकार का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आपके लिए टारगेट रहेगा 45, ठीक है। 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे बहुत होता है, 45 आपको अचीव करके जाना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा सेक्शन ए रहेगा जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से कितने टारगेट आपके लिए? 13 क्वेश्चन का टारगेट मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोलता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 11 अगस्त, 11 जुलाई, 13 अगस्त या फिर 15 जुलाई को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, कब मनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त जो है सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? क्या गृह मंत्री यानी फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे भारत के? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सी राजागोपालाचारी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे क्या थे? भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पृथ्वी 2 मिसाइल निर्मित परमाणु सक्षम मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल जो है ये परमाणु सक्षम मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज क्या है? जल्दी से बताइए। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी 2 जो कि क्या है? स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसकी लगभग मिसाइल की रेंज कितनी है? 350। कितनी है? 350 के लगभग है। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन वाज फॉट ऑन। टेराइन का प्रथम युद्ध कहां लड़ा गया था? कहां लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? सही कर लीजिएगा, कब लड़ा गया था? 1190, 1191, 1192 या फिर 1193 को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? टेराइन का पहला युद्ध जो है कब हुआ था? 1191 में। कब? 1191 में आपका हुआ था। दूसरा युद्ध कब? 1192। पहले में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे में कौन जीता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति बनने के लिए निर्विरोध चुना गया था? यानी पहले राष्ट्रपति बताने हैं आपको जिन्हें क्या चुना गया था? निर्विरोध चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, एस संजय रेड्डी, माफ कीजिए एन संजीव रेड्डी या फिर एस डी शर्मा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? निम्न में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? बिल्कुल सही दोस्तों, किसे? संजीव रेड्डी को। किसे? संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है? तो सेकंड अलेक्जेंडर। निम्न में से किसे कहा जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? निम्न में से किस शासक को दूसरा सिकंदर या फिर
सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को, या अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खुद को क्या कहा था? दूसरा सिकंदर घोषित करा था, या फिर कुछ और भी कहते थे इसे, कुछ और भी कहते हैं, पर आपको याद रखना है सेकंड अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किस किस सहायता से किया गया था? जल्दी से बताइए। बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश विद द एसोसिएशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, चाइना, यूएसए, जर्मनी, या फिर सोवियत यूनियन यानी रशिया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हमने करा था राउरकेला, जो कि जर्मनी की सहायता से बनाया गया था, और मैंने पूछा भी था राउरकेला कहां पर स्थित है, तो बहुतों का राइट आंसर आया था। अब जल्दी से और बताइए, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। और ये किस किस सहायता से बनाया गया था? सोवियत यूनियन की संघ, ठीक है, सोवियत यूनियन की सहायता से बनाया गया था, यानी रशिया। यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, मुतुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, बिजोन के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर हाथियों के लिए? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। मुतुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर टाइगर, विसॉन वर्ड, या फिर एलिफेंट? किसके लिए जाना था है मुतुमलाई को? तो मुतुमलाई वन्य जीव जो है आपका कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसे किस लिए जाता है? टाइगर रिजर्व। किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, अडाई दीन का झोपड़ा मस्जिद किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। अडाई दीन झोपड़ा मस्जिद इज लोकेटेड एट विच प्लेस? दिल्ली, लखनऊ, अजमेर, या फिर फतेहपुर सीकरी? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? अडाई दीन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही दोस्तों, कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहां? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। दोस्तों सेशन को लाइक नहीं करा, सबसे पहले सभी दोस्त सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? जल्दी से बताइए। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार, या फिर व्यापार? क्वेश्चन नंबर जल्दी से 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 डोगरा में, हाँ, डोगरा सेंटर और सेंटर और भी सेंटर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? एग्रीकल्चर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या बतानी है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट एस पर सेशन 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कौन सा राज्य जो है साक्षरता दर में, ठीक है, साक्षरता दर में यानी पढ़ने लिखे में सबसे अधिक आगे था? मिजोरम, तमिलनाडु, गोवा, या फिर केरल? मुझे नहीं लगता इसका राइट आंसर आप सभी जो है ना बता पाए हूं, ठीक है। इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल सा है, केरल। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। केरल ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक है। 2021 में आपकी होनी थी, अब 2022 लग चुका है। अब हुई या नहीं हुई जनसंख्या ये तो पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, पर मुझे लगता है अब भी जो है इसमें सबसे आगे जो होगा वो आपका केरल राज्य ही आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, द फर्स्ट G20 समिट वाज हेल्ड इन, प्रथम G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क, या फिर लंदन? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? पहला G20 समिट जो है ये कौन से शहर में हुआ था? कहां पर हुआ? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, यानी यूएसए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग की थी 1940 में, 1942 में, 1945 या फिर 1947?
1947 में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुस्लिम लीग द्वारा भारत के विभाजन की मांग जो है कौन से वर्ष करी गई थी? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन से वर्ष? 1940 में। कब करी गई थी? 1940 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि वह अर्धनंगन फकीर हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवले, विंस्टन चर्चिल या फिर इनमें से कोई नहीं। Who said about महात्मा गांधी that he is half naked फकीर? अर्धनंगन फकीर महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा कहा गया था? तो विंस्टन चर्चिल। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश और ओडिशा को निम्नलिखित से किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? ये क्वेश्चन किस लिए याद करा? ये क्वेश्चन आपका 2020 या 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी कोस्टल एरिया होते हैं जहां पर समुद्र उनके आसपास होता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, यहां पर जो होता है प्राकृतिक आपदा आने का सामना ठीक नहीं है। जो प्राकृतिक आपदा आती है, ये कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? चक्रवात आते हैं, भूकंप आता है, भूस्खलन होता है या फिर बवंडर आता है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? ये आपके एग्जाम में जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी से राइट आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा? तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गया और ओडिशा हो गया, यहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो साइक्लोन होते हैं। कौन होते हैं? चक्रवात आपके होते नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। और दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जल्दी से बताइए 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी रहेगा जनरल साइंस का। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे। आपके लिए जो टारगेट रहेगा करीबन 40 क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीष्मकालीन में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रघटना के कारण ठंडा होता है। जो मिट्टी का घड़ा होता है गर्मियों के दिन यानी ग्रीष्म काल के दिन जो है ये किस कारण उसके अंदर पानी जो होता है ठंडा होता है? ऑप्शन है ऑस्मोसिस के कारण, वाष्पीकरण के कारण, प्रसार के कारण या फिर बाष्पोत्सर्जन के कारण। क्वेश्चन सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर अगर मैंने फिर से बोला है लॉजिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉजिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है। यहां पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण जो है ग्रीष्म काल के जो ग्रीष्म काल होता है गर्मियों के दिन मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय वातावरण में लालिमा किस कारण से छा जाती है? यानी जब सन राइज होगा और सन जब सेट होगा, यानी सूर्य उदय होगा और सूर्य जब अस्त होगा, उस समय हल्की सी लालिमा यानी लाल हो जाता है वातावरण, यानी माफ कीजिए हमारा स्काई जो है। किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों, निम्न में से किस किरणों में की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जल्दी से बताइए किन किरणों की क्षमता सबसे अधिक होती है? बीटा, अल्फा, गामा या फिर एक्स? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, साथ में हमारी ई बुक भी मिलेगी। और ई बुक जो है हमारा प्राइस रहेगा 99 और उसमें बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? किन किरणों की वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है? बिल्कुल सही दोस्तों, किनकी? गामा किरणों की वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है?
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, पर्पल, येलो, ब्लू या फिर रेड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा? किस रंग का विचलन कोण जो होता है सबसे कम होता है? तो रेड, यानी ऑप्शन नंबर सी डी, रेड यानी लाल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माफ कीजिएगा, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्सरे, गामा, कैथोड या फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है, फिर से बता दूं, इंफ्रारेड जो होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इंफ्रारेड जो होती है इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके जो है जो टीवी होता है, ठीक है, टीवी होता है, जो टीवी होता है उसके लिए जो है, या फिर फोन में जो आयर ब्लास्टर होता है, ठीक है, आईआर ब्लास्टर जो होता है, आईआर ब्लास्टर कुछ कहते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग जो है आपका मैक्सिमम टीवी में किया जाता है। टेलीविजन में पूछा गया, टेलीविजन में किस वेव का यूज किया जाता है? इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, ये 2020 में पूछा गया था। और चुंबकीय मैग्नेटिक तरंगें नहीं होती, तो राइट आंसर क्या रहेगा? कैथोड रे। कैथोड किरणें जो होते हैं क्या नहीं होती? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या नहीं होती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। क्या नहीं होती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मरीज को गंभीर परेशानी होती है, लिवर की, किडनी की, लंग्स की या फिर हार्ट की। अब जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर थोड़ा लॉजिक का पूछ रहा है। डायलिसिस तो हमें पता है प्रयोग करते हैं, अब डायलिसिस में कौन सा शरीर का भाग जो होता है वो खराब होता है या फिर उसकी बीमार होता है या वो क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त होता है, ऐसा पूछ सकता है। क्षतिग्रस्त होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, किसके लिए? किडनी के लिए। किसके लिए? किडनी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द फाउंटेन पेन? फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे? ऑप्शन है वाटरमैन, पार्क, चल पार्क या फिर शेफर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, निम्न में से किसके द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था? किसके द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? वाटरमैन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? साइनोकोबाल्मिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर टोकोफेरोल। राइबोफ्लेविन है, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी डिस्कस करा था। राइबोफ्लेविन मेरे ख्याल से विटामिन बी का होता है। कैरोटीन मुझे याद, ठीक है, सच में मुझे याद नहीं है। और यहां पर डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, विटामिन ई का। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 से पहले जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेड है। आवर्त सारणी की दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 18, 8, 9 या फिर 10। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड पीरियोडिक टेबल? यानी सेकंड पीरियड में जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड है उसमें एलिमेंट की नंबर कितना है? 18 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है? कितनी है? बिल्कुल सही दोस्तों, 8 है। उनकी संख्या कितनी है? 8 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, 11 इज सॉर ड्यू टू? किस अमल के कारण नींबू खट्टा होता है? एग्जामिनर जो है कंफ्यूजन करता है। अब यहां भी कंफ्यूजन हो रही हो, नींबू किस कारण खट्टा होता है? नींबू में जो एसिड होगा, ठीक है, जो अम्ल होगा उसी के कारण नींबू खट्टा होगा। तो कौन सा एसिड होता है नींबू में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसिडिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या? साइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड भी इसे कहते हैं। क्या? सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है।
चलिए आप बताइए, आंवला में, ठीक है, आंवला में कौन सा, आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, विच एसिड फाउंड इन आंवला। जल्दी से राइट आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए, विच व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द एसिड फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक। ऑप्शन है सी माफ कीजिए, HCOOH, H2SO4, HNO3, HCl। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है, कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, मेरे ख्याल से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। माफ कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, माफ कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है मेरे ख्याल H2SO4 होता है, एक बार कंफर्म करा दीजिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 और हमारे शरीर में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। क्या? डी यहां पर राइट। तो मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया। जो मनुष्य के पेट में पाया जाता है वो आपका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका सूत्र HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की या फिर लिपोप्रोटीन की? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या रहेगा? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजाइक एसिड, ग्लासियल एसिडिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? ड्राई बर्फ जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? सॉलिड। अब बर्फ जो होगी वो सॉलिड होगी, सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिड कर दोगे, क्या बन जाएगी? ये बर्फ आपकी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक सॉलिड बर्फ आपकी बन जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, हु वाज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट? डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? जेम्स वॉटसन, हरगोविंद खुराना, एलेक जेफरिस या फिर निर्नर वर्ग? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि फिंगरप्रिंट की खोज जो है निम्न में से किसके द्वारा करी गई थी? राइट आंसर क्या रहेगा? एलेक जेफरिस। एलेक जेफरिस द्वारा जो है किसकी खोज? डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज करी गई थी। किसकी? डीएनए फिंगरप्रिंट, फोन को लगाते हो ना फिंगरप्रिंट, ठीक है, उसकी खोज करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज? विद्युत का सुचालक है कागज, इनमें से कोई नहीं, सीसा या फिर शुष्क हवा? अब जल्दी से राइट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? अगर आप नॉन ऑफ दिस लगा रहे हो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। कागज, आपको पता है कागज जो है विद्युत का चालक नहीं होता। ड्राई आइस जो होती है इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है, पर ऑप्शन जो मैंने सही डाला हुआ है वो है आपका ग्रेफाइट यानी सीसा। ग्रेफाइट सीसा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैं मैथमेटिक्स में कोई भी टारगेट देने वाला नहीं हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस बार आसान पूछे गए थे, हो सकता है अगली बार जो है आपको मैथमेटिक्स थोड़ा हाई लेवल का आ जाए। नहीं, मैथमेटिक्स के लिए 15 में से, ठीक है, 15 में से करीबन जो है 5 हाई लेवल के क्वेश्चन डाल देगा, जो मैक्सिमम जो है सिर्फ 5 से 6% या फिर 10% स्टूडेंट ही कर पाएंगे, जिनमें से 12 कुछ, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, 12 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, ठीक है, सिर्फ 10 से 5% स्टूडेंट जो होते हैं वो कर पाते हैं। तो एग्जामिनर कॉन्फिडेंट भी नहीं है, कभी साइंस टफ डाल देगा, कभी जीके टफ डाल देगा, कभी मैथ टफ डाल देगा, इसका कोई कंफर्म नहीं है। अब अग्निवीर है, कुछ भी कर सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 से 30 तक की सभी पूर्ण वर्गों का योग क्या
होगा। अब सभी पूर्ण वर्ग योग है, 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला होता है। 1 से लेकर n तक की सभी पूर्ण वर्गों का योग होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है। n यहां पर आपका क्या आएगा, n आपका 30 आएगा, यानी 30 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 2, 2 से कटा कितना 15, 31 मल्टीप्लाई 15 करोगे 5 5 15, 1 और 3 5 यहां कितने आ गए, 6 आ गए, यहां पर 4 कितने 465 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई 7 है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 11 है, तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। x की वैल्यू याद करनी है तो पहली इक्वेशन में क्या करो, पहली इक्वेशन में जो है आप वैल्यू किसकी वैल्यू ज्ञात करो, आप बाई की वैल्यू ज्ञात कर लो, माफ कीजिए बाई, हाँ ठीक है, बाई की वैल्यू ज्ञात कर लो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, y की वैल्यू ज्ञात करोगे तो y यहीं रहेगा, x दूसरी साइड चला जाएगा तो 7 माइनस x हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 7 माइनस x आ गई। इस x y की वैल्यू आप जो है दूसरी वैल्यू में, ठीक है, दूसरी संख्या में पुट कर दो, यानी 3x माइनस 2y 11, y की वैल्यू क्या है 7 माइनस x है, 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और माइनस x से बराबर है 11, तो 3x का 3x ही रहेगा, 2 का कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2 का 14 हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x आपका हो जाएगा, बराबर कितनी हो जाएगी 11 आपकी हो जाएंगे। अब यहां सॉल्व करो तो यहां से आपका क्या आएगा, यहां से ये यहां पर हो जाएंगे, और ये जो है दूसरी साइड चला जाएगा, 14 जो है माइनस किया दूसरी साइड चले जाएंगे तो प्लस में चले जाएंगे, 14 ये प्लस पे हो गए, ये कितने हो गए आपके 25 हो गए। अब यहां पर क्या बचा, प्लस के 2 और प्लस के 3, ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 5 कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, 5x बराबर है 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 बटा 5, 5 से 5 घटा कितना, x की वैल्यू 5 आ गई, राइट आंसर आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। कुछ नहीं है आपको 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो यहां से एक आ गया, 2 3 ये 4 आएगा, यहां 5 और यहां पर 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा, यहां 1 आएगा, यहां 3, यहां 2, यहां 5 और यहां पर 3, फिर से चल जाएगा, यहां 1 आएगा, यहां 3 रहेगा, यहां 5 और 3, फिर 3 से चला जाएगा, ठीक है, कितने जाएगा 3 से जाएगा, 3 से गया, माफ कीजिए 3 से गया, 1 यहां भी 1 आएगा, और एक कैरी क्या बचा हमारा 5 बचा, ये 5 से कट जाएगा। अब करो 2 दूनी 4 तो चुके 8, 8 मल्टीप्लाई 5 कितने, 8 बजे कितने 40, 40 मल्टीप्लाई 3 करो कितना 120, 120 क्या आया 120 हमारे पास ऐसी टाइम है, ऐसा टाइम है जो कि हमें सेकंड में दिया गया है, सेकंड में दिया 120 सेकंड, तो सभी घंटियां जो है एक साथ जो है कितने टाइम बाद बजेंगी 120 सेकंड, कितने 120 सेकंड बाद बजेंगी, यानी इसे मिनट में निकालोगे कितने मिनट 2 मिनट बाद जो है एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी जल्दी से बताओ, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ठीक है आप बोलोगे 15, पर 15 इसका राइट आंसर नहीं आएगा, यानी 2 से डिवाइड करो 30 को कितना 15 आ गया। अब ये 15 बार तो 30 मिनट में बजी, 30 मिनट में बजी, एक बार जो है पहले ही शुरुआत में बजी थी, एक बार जो है ये 30 मिनट के पहले ही जब टाइम शुरू करा था उस टाइम जो है 7 बजी थी, तो प्लस 1 कर दो, इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 16, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सा अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064, इसे खोलोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आपका 1000 आ जाएगा और यहां पर 64 आ जाएगा, इसका रूट खोलोगे तो रूट खुलेगा तो कितना हो जाएगा 64 का कितना 8 आ गया, 1000 था 1000 का कितना आ जाएगा 1000 का 100 आ जाएगा, इसे फ्री दशमलव में निकालोगे तो दशमलव का कितना आ जाएगा, ये पूरा ओपन हो जाएगा कितना प्लस 0.08 आपका आ जाएगा। जब हम 0.08 में 0.01 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, और 0.09 को अगर हम रूट में सॉल्व करेंगे तो यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है 100 आ गया।
अब रूट निकालो, हमें पता है कि 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, 100 का कितना होता है, 10 होता है, 100 का कितना 10 होता है, और रूट हमने हटा दिया तो हमारे पास 3/10 आ गया, जिसकी वैल्यू होती है 0.3। कितनी होती है, 0.3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीन संख्या ए बी सी का औसत मान 60 है, यदि ए और बी का औसत मान 55 है तो सी का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन बंदे हैं ए बी और सी, इन तीनों का औसत मान जो है, माफ कीजिए, इन तीनों का औसत मान जो है 60 है। बंदे कितने हैं, 3 हैं, 3 बंदों का औसत मान कितना है, 60 है। टोटल योग कितना आ जाएगा, टोटल योग कितना जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60 को, कितना 180, यानी 3 बंदों का टोटल योग 180 आ गया। और 2 का दिया हुआ, यानी ए और बी का हमारे पास, ए और बी का हमारे पास जो है, यानी ए और बी का औसत मान 55 दिया हुआ है। बंदे कितने हैं, 2 बंदों का औसत मान कितना है, 55 है। टोटल योग कितना आ जाएगा, 110। कितना जाएगा, 110 हो जाएगा। जब 3 बंदों का 180 है, 2 बंदों का 110 है, तो बचा नंबर सी, है ना, तीसरा वाला बचा। तो तीसरे का औसत कितना होगा, तीसरे का टोटल मान कितना होगा, 180 में माइनस कर दो 110, कितना 70 आपके पास राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, किसी परीक्षा में 34 छात्र गणित में 40% अंग्रेजी में असफल यानी फेल होते हैं, यदि 20% विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में असफल यानी फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। यह ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए जब आपको जो है 2 सब्जेक्ट दिए हों और दोनों सब्जेक्ट में इस तरह से बोला हो कि पहले जो है, एक पहले सब्जेक्ट में इतने स्टूडेंट फेल होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में इतने स्टूडेंट फेल होते हैं, और दोनों विषयों में जो है इतने स्टूडेंट फेल होते हैं, तो टोटल परसेंटेज पास वाली या फेल वाली निकालो। तो कुछ नहीं करना है, 100 में आपको माइनस कर देना है और ब्रैकेट शुरू कर देनी है। सबसे पहले जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की परसेंटेज दी हुई, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की परसेंटेज दी हुई है, उसे प्लस कर लो, यानी 34 प्लस 40 और माइनस कर देनी है दोनों कॉमन, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो फेल हुए थे, यानी गणित और अंग्रेजी में दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट फेल हुए वो कितने थे, 20 थे। इसे माइनस कर दो, ठीक है, आपने माइनस कर दिया। अब कुछ नहीं, निकालो, 20 में से 40 में से 20 माइनस करोगे कितना रहेगा, 20 रहेगा, और 34 प्लस 20 करोगे, ठीक है, 34 प्लस 20 करोगे कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 54 आएगा। कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है, कितना आएगा। और 100 में से माइनस 54 करोगे कितना आएगा, 40 आपका आएगा। कितना आएगा, 40 आपका आएगा। अब 40 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी को मान सकते हो, ठीक है, क्या मान सकते हो, ऑप्शन नंबर डी को आप 40 मान सकते हो। कितना आएगा, 40 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, एक वस्तु को 29% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 84 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो कितना 11% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर आप बोलोगे सर हानि दी हुई है, फिर वो दिया हुआ है, इसे किस तरह से करोगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको सिंपल सा जो है एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले हानि बोल रहा है, ठीक है, पहले हानि बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि इतने रुपए में बेचते तो इतने प्रतिशत का लाभ होता, तो लाभ आपको ऊपर लिख लेना है, ठीक है, जो लाभ बोला वो ऊपर लिख लेना है, और साथ में आपको जो है जो हानि दी हुई है उसे प्लस कर लेना है, ठीक है, उसे प्लस कर लेना है जो बाद में लाभ बोला हुआ है, यानी 29 प्लस 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। 29 प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, तो 40/40 गुणा 100, 0 से 0 कटी, 4 से कटा 2 और 1, यानी 21 गुणा 10 करोगे कितना, 210 जो है इसका राइट आंसर होगा। कोई मंत्र नहीं पड़ा, कुछ नहीं करा, बस सिंपल आंसर आपके सामने है। और सेशन को जिन दोस्तों ने लाइक नहीं करा है, सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, ए बी और सी मिलकर 480 रुपए कमाते हैं, यदि उनके कामों का अनुपात 2:3, ठीक है, 2, 3, 5 है, तो बताइए बी के हिस्से में कितनी धनराशि प्राप्त
होगी। ए है, बी है, सी है, टोटल योग है उनका 480, अनुपात है 2 3 5, यानी 2x 3x 4x, माफ कीजिए 5x। और ये टोटल जो है, ठीक है, ये टोटल जो है x का अनुपात जो है, ठीक है, टोटल x का अनुपात जो है किसके बराबर है, 480 के बराबर है। यानी एक x का अनुपात निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, अनुपातों को प्लस कर दो, टोटल योग हमारे पास दिया हुआ है, टोटल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, जो कि 10x के बराबर है, 480 के बराबर है। एक x की वैल्यू निकालोगे बटा 10 आ जाएगा। हमें निकालना है किसकी, b का हिस्सा। b का हिस्सा कितना है, अनुपात में 3 अनुपात हो तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, क्योंकि यहां से एक x की वैल्यू निकालोगे तो 3x की वैल्यू किसकी है, b की है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, यही निकल जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 48 मल्टीप्लाई 3, 8 24, तो कैरी 8 4 12, 12 2 कितने 14, कितने 12 2 14, ये कितने हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा माफ कीजिएगा 144 यहां पर हो जाएगा, कितना 144 यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ए से बी की दूरी यदि, माफ कीजिए, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी। यानी ये ए और बी है, यहां से बंदा जा रहा है ए से बी की तरफ से, ये स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वापस आ रहा है तो स्पीड कम हो गई है, जो कि है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक टोटल औसत, ठीक है, दोनों तरफ की टोटल औसत ज्ञात करनी है। औसत चाल क्या थी, तो यहां सिंपल सा फॉर्मूला आता है क्या, 2x, ठीक है, 2xy x प्लस y, यानी x क्या होगा पहली चाल और y क्या होगा दूसरी चाल। तो क्या करना है, 2 गुणा 60 गुणा 40, और 60 प्लस 40 करो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 6 दूनी 12, 12 4 कितने 8 और 4 कितने 48, यहां पर एवरेज स्पीड रहेगी कितनी 48, यहां पर एवरेज स्पीड आपकी रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या रहेगा। अब त्रिभुज इस तरह से होती है और इसके आधार का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज के परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है लंबाई, ठीक है, परिमाप बराबर है लंबाई प्लस आधार प्लस कर्ण। अब आपको दिया क्या है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंबाई आपको दी नहीं है। लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू आधार माइनस कर्ण, ठीक है, आधार माइनस कर्ण, कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आधार माइनस कर्ण का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण, ठीक है, आधार आपके पास क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आपका कितना कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ऊपर नीचे कर लेना हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, या कर्ण का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर यानी यहां पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर कितना 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, याद रखना, ठीक है। यहां से आपका 100 आ जाएगा, यहां से कितना 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 में माइनस करो 100, ठीक है, 64 में माइनस करे 6 कितने होते हैं 36 होते हैं, और लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर है, यहां पर आपका रूट आ जाएगा, 36 किसका रूट होता है 6 का रूट होता है, तो लंबाई भी हमारे पास ज्ञात होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूले में लगा लो, ठीक है, क्या आ जाएगा, लंबाई हमारे पास 6 आई, आधार हमारे पास 10 था, माफ करिए आधार आपके पास 10 था और कर्ण आपके पास 10 था, आधार आपके पास 8 है, तो जल्दी से बताए 18 6 कितने होते हैं, जल्दी से बताइए 18 से कितने 24, आपके कितने 24 इसका राइट आंसर आएगा, कितना 24 इसका सिंपल सा राइट आंसर आएगा। बोल रहा है कि शंकु के आयतन का सूत्र होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, या फिर 1/3 पाई आर एच स्क्वायर। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट
रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, 10,020% की दर से 73 दिन का व्याख्या करिए नहीं, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मूलधन है 10,000, दर हमारे पास है 20% की और दिन है 73 दिन। 73 दिन को हमें क्या करना है, एक साल में कन्वर्ट करना है। तो एक साल का क्या हो जाएगा, 365 नीचे डिवाइड हो जाएंगे। ये एक साल हो गया, क्या हो गया, एक साल हमारा हो गया। अब सिंपल सा देखो, यहां से तो हमें पता है 0 से 0 कट जाएंगे। अब इसका क्या करें, सीधा सा देखो, 3 के पहाड़े में 5 कब आते हैं, 3 का पहाड़े में आते हैं 5, ठीक है, 5 आते हैं 5 के काटने से, यानी 5 तिया 15, यानी 73 50 365 होता है। डॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 से कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया 5 से, तो 5 से जो गया 5 चौके 20, ठीक है, 4 से कट गया, कितना आ गया 400, आपके पास राइट आंसर आ गया, कितना 400 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में, तो बताइए ए अकेला किस दिन में करेगा। बोलता है ए प्लस बी जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में, 20 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। ए और बी का एक दिन का काम है कितना, 4, और बी का अकेले का एक दिन का काम कितना है, 3। कितना है, 3। कितना है, 3 है। अब याद रखना, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 है, और बी का अकेला कितना है, एक दिन का कार्य 3 है। तो ए और बी के 4 में से माइनस कर दो 3, यानी बे का कार्य ज्ञात कर दो, कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक जो है ये ए का कार्य होगा, किसका, ए का कार्य होगा एक दिन का, यानी ए जो है, ठीक है, ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यानी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, किसी काम को एक दिन में, माफ कीजिए, एक दिन में नहीं, एक दिन का कार्य जो है एक है, ए का एक दिन का कार्य एक है, तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क उसका 60 है, एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 60 दिन में कितने करेगा, 60 काम करेगा। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपके पास, माफ डिवाइड आपको कर देना है, 60 आपके पास राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। अब वृत्त आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, वृत्त प्रकार इस प्रकार से होता है, ये टोटल जो होती है व्यास होता है, ठीक है, व्यास टोटल होता है जो कि कितना है, 3.5 है। आधा करोगे तो आर त्रिज्या आपकी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, क्या ज्ञात हो जाएगी, त्रिज्या आपके पास ज्ञात हो जाएगी। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, जिसका सूत्र जो होता है 2πr, कितना होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr आपका होता है। हमें आर ज्ञात की करनी पड़ेगी, यानी 3.5/2 कर दो, यानी आधा कर दोगे तो क्या होगी, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जो कि 3.5/2। काटने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल से निकालो, 2 × 22/7, 3.5/2। पॉइंट हटाओ यहां से, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो कितना 10 आ जाएगा, नीचे काटो, बड़ी आराम से कटेगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा, 2 से कटा 11, कितना आ गया, 11 आपके पास राइट आंसर आ गया। कोई मंत्र नहीं पड़ा, कुछ नहीं करा, राइट आंसर आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कितने का गैप, कितने का गैप, कितने का गैप। यहां से देखोगे तो 90 का गैप है, नेक्स्ट देखोगे फिर 100 हो गया, फिर देखोगे फिर 110 हो गया, यानी 10 बढ़ रहा है। अब 110 के बाद 120 करोगे, यहां से 0 0 आएगी, 2 के 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, कितना 330 आपका, कितना हो जाएगा 330 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रीजनिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। HELHOLSQ, जल्दी से देखो किस प्रकार से है, ठीक है, H माफ कीजिए, J और L में देखो, J और L में देखो कि कितने का गैप है, +2 का गैप है। L और O में चेक करो कितने का गैप है, 3 का गैप है, यानी 1 बढ़ गया। अब फिर से देखोगे O और S में, O और S में कितने का गैप है, 4 का गैप है। और इसी तरह देखो, ठीक है, 1 + 1 हो रहा है, उसी तरह मैं S में +1 करोगे, S में +1 करोगे क्या आएगा, X आपका आएगा। यहां पर X जो है एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पर हमें कंफर्म करना है तो हम एक बार फिर कंफर्म कर सकते हैं। देखो E और H में कितने का गैप है, E और H में +3 का गैप है, कितने, +3 का गैप है। उसी तरह H और L में देखो, H और L में कितने का गैप है, +4 का गैप है। उसी तरह L और Q में देखो कितने का, +5 का गैप है, यानी Q से नेक्स्ट होगा 6 का गैप होगा, और Q से नेक्स्ट 6 देखोगे क्या होता है, W होता है, क्या होता है, W आपका होता है।
अब यहां पर एबीसी लिखो, ठीक है, एबीसी लिखो, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं ओर से, बाएं यानी लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर, लेफ्ट साइड से यानी ए जो आएगा नंबर 1 पर आएगा, उसी तरह लेफ्ट साइड पर जाओगे तो 7वें नंबर पर क्या आता है, 7वें नंबर पर जी आता है। क्या, ये 7वां नंबर हो गया जी का। अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब जी से दाएं, जी से दाएं यानी राइट साइड को, जी से राइट साइड आगे बढ़ोगे 8 अक्षर और, ठीक है, जी से आगे बढ़ोगे HIJKLMN, क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, 8वां अक्षर जो है एन आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, एम नहीं होगा, ठीक है, रुकिए 1 2 3 4 5 6 7 8, माफ कीजिए 8 आएगा, एन नहीं होगा, ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा, ठीक है, गलत हो गया था मुझसे। ओ जो है इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ओ जो है इसका राइट आंसर होगा 8वें अक्षर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है यदि शब्द वर्टिकल के अक्षर को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थान पर रहेंगे? यानी बोला हुआ सिंपल सा, VERTICAL को अगर हम वर्णाक्रम यानी कैपिटल वाइज लगाएंगे, यानी एबीसी के अनुसार लगाएंगे तो कितने अक्षर जो है समान स्थान पर ही रहेंगे? पहले ए आएगा, फिर आपका सी आएगा, फिर सी के बाद आपका ई आएगा, ठीक है, ई के बाद आपका आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा, एल आएगा, एल के बाद क्या आएगा, आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर आपका बचा अभी आएगा। देखो अभी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, एल भी मैच नहीं कर रहा, ए मैच नहीं कर रहा, सी मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर आई और एल मैच नहीं कर रहा, टी पर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई मैच नहीं कर रहा, यानी नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉर्नर के लिए जो कोड यूज हो रहा है वो आपका ये है, तो सेंटर के लिए क्या कोड यूज होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, निकालोगे तो बड़ी आराम से निकल जाएगा। कितने 4 का गैप है, ठीक है, 4 का गैप है, 3 या 2 निकाल लोगे तो राइट आंसर आपके पास निकल आएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेक, ठीक है, बेक के लिए कोड हो रहा है BAKE के लिए कोड यूज रहा है 5796, फायर के लिए 3146, तो फेयर के लिए, ठीक है, फेयर के लिए क्या कोड यूज होगा? देखो एफ के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, एफ के लिए यहां एफ के लिए जो है 3 यूज हो रहा है, आ गया। ई है, ई के लिए चेक करो, ई के लिए कितना 6 यूज हो रहा है, आ गया। फिर ए चेक करो, ए के लिए क्या, ए के लिए 7 यूज हो रहा है। आर बचा, आर यहां पर है, आर के लिए क्या, आर के लिए 4 यूज हो रहा है, क्या 3674 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। सबसे पहले सभी दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दीजिए जय हिंद जय भारत, और जल्दी से बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। और सेशन पसंद आया तो सेशन को जल्दी से क्या करना है, लाइक और शेयर, क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना है। बाकी मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाकी आप थोड़ा सा ठीक हूं, जल्दी ही आपको जो है और भी वीडियो मिलती रहेंगी। भाई भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी ही आपको जो है सभी वीडियो का आंसर या सभी क्वेश्चन का आंसर देने रहूंगा। बाकी मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।